Hello everyone, welcome back to Infinity Classes. Today we are going to learn about Kirchhoff law. आज का हमारा टॉपिक है Kirchhoff फर्स्ट लॉ. Kirchhoff फर्स्ट लॉ तीन नाम से जाना जाता है. या तो पेपर में आएगा Kirchhoff फर्स्ट लॉ या फिर आएगा Kirchhoff जंक्शन लॉ या इसका थर्ड नाम होता है Kirchhoff करंट लॉ KCL. क्या कहता है Kirchhoff का फर्स्ट लॉ? अगर एक जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट वो वहां से आउट होता है. यानी अगर मैं एक जंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, करंट I1 इसमें एंटर कर रहा है, करंट I2 एंटर कर रहा है, करंट I3, करंट I4, ये चारों करंट क्या कर रहे हैं इसके अंदर एंटर कर रहे हैं. तो जितना करंट एक जंक्शन पे एंटर करेगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा. I5, I6, I7, I8 ये सारा करंट इससे आउट हो रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ सम ऑफ इनकमिंग करंट is equal to sum of outgoing current. It states that algebraic sum of all the electric current meeting at junction is zero. Kirchhoff law ये कहता है कि जितना भी सम अगर हम एल्जेब्रिक सम करते हैं, जो टोटल करंट आता है एक जंक्शन पे वो हमेशा जीरो के बराबर होता है. जीरो क्यों होता है? क्योंकि जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट वहां से बाहर फ्लो हो रहा है. अगर हम इन सारी वैल्यूज को उठा के इस तरफ रखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 और 5, 6, 7, 8 इन करंट को इस तरफ लाके माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है? जीरो आता है. ये हमारा Kirchhoff फर्स्ट लॉ. Kirchhoff फर्स्ट लॉ बहुत ज्यादा इजी है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में बहुत यूज होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम जान Kirchhoff सेकंड लॉ. Kirchhoff सेकंड लॉ को हम दूसरे नाम से जानते हैं Kirchhoff लूप लॉ और Kirchhoff वोल्टेज लॉ. ये तीनों में से किसी नाम से पेपर में आ जाता है और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. It states that algebraic sum of product of different resistance and their corresponding current in a closed loop is equal to algebraic sum of EMF. यानी अगर किसी एक लूप में जितने टोटल रेजिस्टेंस होंगे उनका अगर हम प्रोडक्ट कर दे किसके साथ? करंट के साथ, तो वो किसके बराबर होगा? उस लूप में जो टोटल सम करके जो ईएमएफ आएगा उसके बराबर. Kirchhoff सेकंड लॉ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है. आइए इस डायग्राम की हेल्प से Kirchhoff सेकंड लॉ को हम जानते हैं. Kirchhoff सेकंड लॉ के लिए जो लूप लॉ है इसमें हमें दो बातें बहुत जरूरी है जो इंपॉर्टेंट है हमें याद रखनी है. पहली चीज करंट के लिए और दूसरी चीज ईएमएफ के लिए, वोल्टेज के लिए. करंट के लिए अगर हम मूव कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में तो करंट कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा. और अगर हम करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो करंट कैसे लिया जाएगा? आई लिया जाएगा, हमेशा नेगेटिव. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलना स्टार्ट होता है तो ये करंट I1 हो गया, ये वोल्टेज है, सॉरी ईएमएफ 1 है, ये यहाँ से करंट I1 निकल रहा है. ये हमारा E2 है, यहाँ से करंट सेकंड निकल रहा है और दोनों करंट आके इस जंक्शन पे आते हैं. इससे पहले हमने पढ़ा था जंक्शन लॉ, जितना करंट आएगा उतना ही बाहर निकलेगा. तो करंट I1 I2 यहाँ से मिलके बाहर आ गया. रेजिस्टेंस थर्ड से होता हुआ गुजरा I1 I2 और इस जंक्शन पे आने के बाद जो I1 I2 था वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I2 इस तरफ, I1 ऊपर की तरफ. तो अगर हम मूव कर रहे हैं करंट की डायरेक्शन में तो करंट पॉजिटिव होगा, करंट के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं तो करंट नेगेटिव होगा. जैसे इन क्लोज लूप AFEBA, अगर मैं इस तरफ से चलता हूं तो मेरी जो डायरेक्शन होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके एफ तक मेरी डायरेक्शन करंट के अगेंस्ट हो गई. करंट के अगेंस्ट हो गई तो R1 में जो करंट आ रहा है वो कैसा आएगा? वो नेगेटिव आएगा. R1 मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव का आ गया I1, क्योंकि मैं इस करंट के विपरीत जा रहा हूँ. फिर जब मैं नीचे आता हूँ तो E से लेके B तक जो मेरा मूवमेंट है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो R2 मल्टीप्लाई करा मैंने किसके साथ? I2 के साथ. तो I2 पॉजिटिव का क्यों आया है? क्योंकि मैं करंट की मूवमेंट में ही इसको लिख रहा हूं. सेकंड है हमारा फॉर ईएमएफ. अगर हम
ईएमएफ के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ई भी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे पहले वाले में ई ए से लेके जब मैं एफ तक गया तो मैं कहाँ जंप कर रहा हूँ, मैं जंप कर रहा हूँ नेगेटिव में, तो ई वन कैसा आ गया, ई वन आ गया नेगेटिव। और जब हम मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो ई कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। सेकंड लूप में जब मैं नीचे की तरफ आया इस लूप में, तो ई से जब मैं बी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा हूँ, तो ई टू की वैल्यू कैसी आ गई, पॉजिटिव आ गई। ये लूप ए एफ ई बी के लिए है। आप मुझे कमेंट में बताइए लूप बी ई डी सी बी के लिए फॉर्मूला क्या होगा। सभी कमेंट करिए लूप बी ई डी सी बी के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा। अब हम देखते हैं लूप बी ई डी सी बी के लिए। जब मैं बी से ई की तरफ जा रहा हूं तो हमारे रास्ते में पड़ता है एक रेजिस्टेंस, मैंने लिख लिया R2 मल्टीप्लाई बाई होगी करंट से। क्या करंट के सेम रास्ते पे जा रहा हूं मैं या करंट के अगेंस्ट जा रहा हूं, तो करंट किस तरफ आ रहा है, मैं उस तरफ मूव कर रहा हूं, तो करंट कैसा हो जाएगा इस बार, ये करंट हो जाएगा नेगेटिव। फिर मैं नीचे की तरफ आया डी से सी की तरफ, रास्ते में एक और क्या मिला मुझे, रेजिस्टेंस, तो मैंने इसका सम किया R3 मल्टीप्लाई बाय करंट। अब ये जो करंट है क्या मैं इसके अगेंस्ट जा रहा हूँ या फिर मैं इसके डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, तो इस बार भी मैं इसके अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, करंट इस तरफ मूव कर रहा है, मैं इसके अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ, तो R3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी I1 प्लस I2 से नेगेटिव में, इक्वल टू में क्या आएगा, अब यहाँ पे कोई और तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो इक्वल टू में आएगी वोल्टेज। अब वोल्टेज कितनी है यहाँ से, अगर मैं B से F की तरफ जाता हूँ तो B से F की तरफ जाने में मैं जंप कर रहा हूँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव के लिए जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जंप करते हैं तो ई आती है हमारी नेगेटिव की, तो ये आ जाएगी E2 नेगेटिव में। नीचे की तरफ क्या कोई इसमें वोल्टेज है, तो नहीं है, तो नेगेटिव ई की आ जाएगी। ये हमारा फॉर्मूला होगा किसके लिए, ये फॉर्मूला बन गया लूप बी ई डी सी बी के लिए। आई होप आपको ये क्लियर है। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं इसके एक दो न्यूमेरिकल करके आपको दिखाता हूँ, कमेंट में लिखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑफ किरचॉफ सेकंड लॉ। एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना फिक्स है। 12th क्लास में, 12th क्लास के चैप्टर 3 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किरचॉफ लॉ।